हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसको चैप्टर नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम अगले चैप्टर में चलते हैं और उस चैप्टर को करने के बाद में हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम स्टार्ट कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, क्रमचय ग्रुप के बारे में। एक क्वेश्चन जो होता है वो ग्रुप थ्योरी ग्रुप से आता है और एक क्वेश्चन आपका क्रमचय ग्रुप से आता है। ठीक है ना। यहाँ देखो, स्टार्ट करते हैं क्रमचय ग्रुप, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, क्रमचय ग्रुप। क्रमचय ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप। ठीक है। तो सबसे पहले क्रमचय ग्रुप, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस एक क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में। क्या होता है कि एक क्वेश्चन है वो यहाँ से पुट होता है। एक क्वेश्चन जो होता है, जो फर्स्ट यूनिट में आपका एक क्वेश्चन आता है वो यहाँ से पुट होता है। जैसे ये आता है ना फर्स्ट में, जैसे पहला क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, तो ये वाला तो आपके ग्रुप से आएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा जो चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका सबसे इजी चैप्टर है और इसमें से आराम से आपका एक इजी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप इसके ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं है, आपके सिर्फ 2 वीडियो इसके बनेंगे टोटल, और वो भी 30 से 35 या 40 मिनट का एक वीडियो रहेगा। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को जल्दी कवर कर लेना आप। और वैसे भी आपके 3 यूनिट हो गई है सिलेबस में। तो यदि 3 यूनिट आपके सिलेबस में हो गई है तो ये मान के चलो आप 3 यूनिट, 2.5 या 3 यूनिट आपको पढ़ के आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो सारे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे वैसे ही 3 यूनिट हो गई है, कंप्लीट होने वाली है। उसके एग्जाम्पल बचे वो करवा के 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो उसमें वहां तक ही करवाऊंगा मैं 3 यूनिट, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें अपना चल रहा है 1 यूनिट, अपने ये 2 वीडियो होते ही अपने 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम चलेंगे यूनिट नंबर 2 में, सब ग्रुप में, और उसके बाद में रिंग वाले चैप्टर में चलेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका इसमें है, क्रमचय ग्रुप। क्रमचय ग्रुप की डेफिनेशन आती है और इसमें डेफिनेशन थोड़ी ज़्यादा है, और पर में आपको एक या दो तीन थ्योरम मिलेंगी आपकी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वो 2-3 मिलेगी आपको। परमुटेशन ग्रुप। अब क्रमचय ग्रुप क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है क्रमचय की ग्रुप की, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। तो माना एस परिमित समुच्चय, माना एस परिमित समुच्चय है, तब समुच्चय एस से स्वयं पर परिभाषित स्वयं पर परिभाषित प्रत्येक एक के आच्छादक फलन, प्रत्येक एक के आच्छादक फलन को प्रत्येक एक के आच्छादक फलन को प्रत्येक एक के आच्छादक फलन को क्रमचय कहते हैं। फलन को क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। तो देखो, क्रमचय ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है कि एक एस है वो आपका फाइनाइट सेट होना चाहिए। एस क्या होना चाहिए, परिमित समुच्चय। तब समुच्चय एस से स्वयं पर परिभाषित प्रत्येक एक के आच्छादक फलन, 1 फंक्शन और 1 फंक्शन जितने आप डिफाइन कर सकते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। कि तो एस क्या होना चाहिए, परिमित समुच्चय होना चाहिए। तब समुच्चय एस से स्वयं पर परिभाषित जितने एक के आच्छादक फलन है उन एक के आच्छादक फलन को क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। ठीक है। नोट लगा के लिखो पहले एक, फिर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। नोट, यदि समुच्चय एस में
समुच्चय S में अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय S में समुच्चय S में अवयवों की संख्या n है, तब समुच्चय S पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n होती है। क्रमचयों की संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल n होती है। यदि मान लो, देखो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी क्रमचय ग्रुप की। क्रमचय ग्रुप क्या होता है कि S एक होना चाहिए फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय, तब S से स्वयं पर परिभाषित जितने भी एक एक अचौदक फलन है, उन एक एक अचौदक फलन को हम क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। कि S एक फाइनाइट सेट होना चाहिए, S से स्वयं पर परिभाषित कितने आप डिफाइन कर सकते हो? 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। इन 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। यदि समुच्चय S में मान लो अवयवों की संख्या कितनी है? n है, तो समुच्चय S में परिभाषित क्रमचयों की संख्या जो होगी वो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल n होती है। ठीक है, क्रमचयों की संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल n। क्रमचयों की संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल n। ठीक है, अब इसका निरूपण नोटेशन कैसे देते हैं? निरूपण कि इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है? निरूपण, तो जो निरूपण है वो कैसे किया जाता है? इस प्रकार से किया जाता है। देखो, ऊपर तो क्या लिखते हैं? अवयव, x1 अवयव रहेगा, और नीचे क्या लिखते हैं? उसकी इमेज f x1। फिर x2, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? नीचे fx2। यहाँ पे x3, यहाँ पे लिखा जाएगा fx3, एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखा जाएगा xn और यहाँ पे लिखा जाएगा fxn। इसको हम क्या कहते हैं? द्विपंक्ति संकेतन कहते हैं। इस संकेतन को, इस प्रकार जो संकेतन होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्विपंक्ति संकेतन। द्विपंक्ति संकेतन। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले निरूपण किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? ऊपर जो है वो लिखा जाता है अवयव को, नीचे उसकी इमेज को लिखा जाता है x2 fx2 x3 fx3 और सो ऑन xn fxn। ये होता है द्विपंक्ति संकेतन, और इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। अब देखो, मान लो समुच्चय S ले लिया हमने, और उसमें अवयव कितने ले लिए? 2 अवयव ले लिए। तो आपको पता है कि क्रमचय ग्रुप की क्या परिभाषा होती है? कि S एक फाइनाइट सेट होना चाहिए, और S से स्वयं पर परिभाषित जितने भी 1 1 और ऑन टू फंक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। और फिर मैंने आपको नोट लगा के लिखा है कि यदि समुच्चय S में अवयव संख्या n है, तब समुच्चय S पर परिभाषित जो क्रमचय संख्या है उस क्रमचय संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल n होती है। तो अब बताओ, इस पर परिभाषित क्रमचय संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 क्या होता है? फैक्टोरियल 2 का मान कितने बराबर होता है? 2 × 1, 2 के बराबर होता है। तो क्रमचय की संख्या क्या हो जाएगी? क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। अब इसमें अपन क्या बनाते हैं? क्रमचय बनाते हैं। तो देखो, क्रमचय किस प्रकार से बनेंगे? मान लो मैंने एक क्रमचय से बनाई कि 1 की इमेज क्या हो सकती है? 1 की इमेज 1 पर और 2 की इमेज 2 पर, क्योंकि 2 अवयव ही है। या ऐसे हो सकता है 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 1 पर। ये आपके क्या हो जाएंगे? क्रमचय हो जाएंगे। अब बताओ, इसके अलावा 2 के अलावा कोई और बन सकता है क्या? 1 की इमेज या तो 1 पर हो सकती है, 1 2 पर हो सकती है। तो 1 की इमेज 1 पर और 2 की इमेज 2 पर, 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 1 पर। इस प्रकार जो क्रमचय डिफाइन करते हैं, इस प्रकार क्रमचय डिफाइन करते हैं हम। S बराबर यदि 1 2 2 अवयव दे रखे हो। अब मान लो अवयव आपको 3 दे रखे हो, तब कैसे डिफाइन करोगे? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये, इससे इजी चैप्टर कोई है नहीं। इसमें आराम से आपके 4 नंबर बन जाएंगे। इसमें 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है ना। अब मान लो एक समुच्चय ले लिया मैंने S, क्या? 1 2 और 3। अब बताओ क्रमचय संख्या कितनी होगी?
फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 किसके बराबर होता है? 6 के बराबर। तो कितने क्रमचय बनेंगे? 6 बनेंगे। क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 6। तो क्रमचय की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब क्रमचय कौन कौन से डिफाइन होंगे देखो। क्रमचय ऊपर तो देखो अवयव भी आएंगे 1 2 3, है ना भाई। ऊपर तो क्या आएंगे? अवयव भी आएंगे। नीचे इसकी इमेज चेंज होती रहेगी। 1 की इमेज 1 पर आ सकती है, और 2 की इमेज 2 पर, और 3 की इमेज 3 पर। एक तो ये बन गया। अब अवयव तो वही रहेंगे 1 2 3। अब इसके अवयव जैसे मान लो 1 की इमेज किस पर आ सकती है? 2 पर, और 2 की इमेज 1 पर, और 3 की इमेज 3 पर। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर तीसरा क्रम से क्या होता है? 1 2 3। तो 1 की इमेज 1 पर हो सकती, 1 की इमेज 3 पर हो सकती है, और 2 की इमेज कहाँ पे हो सकती है? 2 पर, और 3 की इमेज 1 पर। चौथा क्रम से बनाए तो 1 2 3। 1 की इमेज कहाँ हो सकती है? 2 पर, और 2 की इमेज 3 पर, और 3 की इमेज 1 पर। या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 की इमेज 3 पर, और 2 की इमेज 1 पर, और 3 की इमेज 2 पर। या ऐसे हो सकता है कि 1 की इमेज 1 2 3 लिख देंगे, और फिर लिखेंगे 1 की इमेज 1 पर, और 2 की इमेज 3 पर, और 3 की इमेज 2 पर। ये जो डिफाइन जितने भी क्रमचय होते हैं, ये सारे क्या होते हैं कि यदि समुच्चय S में अवयव की संख्या कितनी हो? 3 हो। तो फैक्टोरियल 3 है वो किसके बराबर होता है? 6 के बराबर। तो अवयव तो आपके सेम रहेंगे, 1 2 3 रहेंगे। अब इमेज है उनकी चेंज होती रह सकती है। या तो 1 की इमेज 1 पर हो सकती है, 2 की इमेज 2 पर हो सकती है, 3 की इमेज 3 पर हो सकती है। या 1 की इमेज 2 पर हो सकता है, 2 की इमेज 1 पर हो सकती है, 3 की इमेज 3 पर। या 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 1 पर। इस प्रकार से सारे क्रमचय हम बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है नेट आपका टॉपिक क्रमचयों का गुणन। अब क्रमचयों को गुणन कैसे करते हैं? क्रमचयों का गुणन। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। क्रमचय का गुणन किस प्रकार करते हैं? तो पहले हम थोड़ी बहुत डेफिनेशन, छोटी बहुत डेफिनेशन लिख लेते हैं, और फिर इसको हम समझते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। क्रमचय एफ व जी का गुणा। क्रमचय एफ व जी का गुणा क्रमचय एफ व जी के संयुक्त फलन के समान होता है। किसके समान होता है? संयुक्त फलन के समान होता है। जो इनका गुणा होता है वो किस किस प्रकार से इसका गुणा किया जाता है? संयुक्त फलन की जैसे संक्रिया होती है ना, कंपोजिशन फंक्शन की किस प्रकार करते हैं? उस प्रकार से करते हैं। एफ इंटू जी एक्स इक्वल टू किस प्रकार से करते हैं? एफ ओ जी एक्स। तो एफ तो इसमें बाहर, और जी एक्स। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जिससे कि हम उस प्रकार से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है कि क्रमचय गुणन किस प्रकार किया जाता है, उनकी डेफिनेशन लिखो, नहीं पूछी जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार की कौन कौन सी डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक एफ दिया हुआ आपके पास, क्या 1 2 3 2 3 1। बहुत इजी चैप्टर है, मैं आराम से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर समझ में आ जाएगा सबको। कोई कमजोर होगा बच्चा, वो उसको भी समझ में आ जाएगा। इजी चैप्टर है ये 3 1 2। अब देखो, पहला मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो हमने डेफिनेशन देखी उस तरीके से, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आप एफ जी को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। ठीक है। तो देखो, अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है कि एफ डॉट जी निकालना है ना, एफ जी निकालना है। और एफ जी में देखो ये अवयव किस प्रकार से, अवयव तो आपको पता है कि ऊपर तो क्या लिखा जाता है? अवयव 1 2 3 1 2 3 है। तो अब 1 2 3 की इमेज ही निकालनी है अपने को, है ना। तो देखो सोल्व करते हैं। अपने को निकालना क्या है? एफ इंटू जी 1 ही निकालना है,
और एफ इंटू जी टू निकालना है, एफ इंटू जी थ्री निकालना है, फिर 1 2 3 की इमेज कहाँ पे लिख देंगे, जो भी अपने पास यहाँ से आएगी वो लिख देंगे, वो हो जाएगा आपका एफ डॉट जी। तो एफ इंटू जी वन क्या का मतलब क्या होगा, एफ ओ जी वन, ये मतलब हुआ। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, एफ बार और जी वन, और जी वन का मतलब जी में देखो आप 1 की इमेज कहां पर है, 3 पर, तो एफ थ्री, और एफ में 3 देखो कितना है, 1, एफ में 3 की इमेज कितनी है, 1, तो ये आ गई 1। इसी प्रकार एफ जी टू निकालो, एफ जी टू कैसे निकालोगे, एफ ओ जी टू, तो एफ तो बाहर, जी टू, जी में देखो 2 की इमेज कहां पर है, जी में 2 की इमेज कहां पे है, 1 पे, तो ये हो गया एफ वन, और एफ वन, एफ में देखो 1 की इमेज कहां पे है, 2 पे, तो ये आ गया 2। और एफ जी थ्री कितना आएगा, तो एफ जी थ्री, तो यहां से हो जाएगा एफ जी थ्री का मान कितना है, 2, और एफ में 2 का मान कितना है, 3, तो यहां से एफ जी कितना आ गया, 1 2 3, ऊपर तो अवयव और नीचे इमेज देखो 1 2 3 की इमेज के पे ये 1 2 3, ये आपका हो गया एफ डॉट जी। अब देखो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि डायरेक्ट हम एफ जी निकाल सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे एफ जी लिख लो, ठीक है, एफ डॉट जी लिख लो। अब देखो आपको पता है कि ऊपर तो क्या आते हैं, अवयव, ऊपर तो क्या आएंगे, अवयव, ऊपर तो क्या आएंगे, अवयव। अब देखो जी में देखो, यहाँ पे देखो, ये ध्यान रखना कि एफ डॉट जी लिखा हुआ ना, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना। इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखना है, वो चीज क्या ध्यान में रखना है कि एफ डॉट जी निकाल रहे हो ना, तो इधर वाली साइड देखो आप, जी है ना, तो जी के इमेज से आपको किस में देखना है, एफ में देखना है। वापस देखो, एफ डॉट जी लिखा हुआ आएगा, या तो देखो आपको एफ जी निकलवाएगा, या आपको क्या निकलवाएगा, जी एफ निकलवाएगा, है ना। एफ जी निकलवाई तो जी के अवयव की इमेज किस में देखनी है आपको, एफ में, और यहाँ पे क्या करना है कि एफ के अवयव की इमेज देखनी है जी में। अब समझना, देखो एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ये चीजें बहुत इजी है, ये मान लो उस इतना बड़े, इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ देखो, जी में, जी से आपको देखना है एफ में, यहाँ पे देखो 1 की इमेज कहाँ पे है, 1 की इमेज 3 पर, और 3 की इमेज 1 पर, तो 1 की इमेज कहाँ पे आ जाएगी, 1 पे, 1 की इमेज कहाँ पे आएगी, 1 पे। वापस देखो, 1 की इमेज 3 पर और 3 की इमेज 1 पे, तो 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 1 पर और 1 की इमेज 2 पर, तो 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 3 पर, तो 3 की इमेज कहाँ पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी। वापस देखो, जी से एफ में देखना है, जो राइट साइड में होता है ना, उस वाले टर्म से आप पहले वाले टर्म में देखना होता है, तो जी से आपको एफ में देखना होता है। तो देखो जी से एफ में दोबारा देखो, 1 की इमेज कहां पर है, इसमें 1 की इमेज 3 पर, और यहाँ पे 3 की इमेज कहां पे है, 1 पे, तो 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 1 पे और 1 की इमेज 2 पर, तो 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज यहाँ पे देखो 3 पर, तो 3 की इमेज 3 पर। इस प्रकार से हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको एफ जी और जी एफ दोनों निकलवा के दिखाता हूं, और ये भी बताता हूं कि जो संयुक्त फलन संक्रिय, जो क्रमचयों की गुणन संक्रिया है, वो क्रमचयों की गुणन संक्रिया है, वो क्रम इनमें नहीं होती है। क्रमचय जो एफ जी है वो जी एफ के बराबर नहीं होता है। और उसमें मैं आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाऊंगा कि एफ जी और जी एफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2, 1 3 2 3 4 4 2, जी 1 2 2 3 3 4 4 1, ठीक है। ये अपने है। अब इसमें आपको एफ जी और जी एफ दोनों निकालने। एफ जी निकालो, एफ जी निकालना है ना, तो आप देखो जी से एफ में देखना है 1 की इमेज 2 पर, तो पहले तो आप ऊपर ये लिख लिया करो 1 2 3 4 है अभी तो, है ना, तो ये लिख लिया करो। अब देखो 1 की इमेज 2 पर और यहाँ पे 2 की इमेज 1 पे, तो 1 की इमेज कहाँ पे हो जाएगी, 1 पे, 2 की इमेज
3 पर और 3 की इमेज कहाँ पे 4 पे, तो 2 की इमेज 4 पे, 3 की इमेज 4 पे और 4 की इमेज 2 पर, तो 3 की इमेज 2 पर, 4 की इमेज 1 पर और 1 की इमेज 3। अब जीएफ निकालना आपको, आपको क्या निकालना है जीएफ। तो जीएफ निकालना होना तो राइट साइड में क्या है एफ, तो एफ से अब जी में देखो, एफ से जी में कैसे देखोगे, 1 की इमेज 3 पर और यहाँ पे 3 की इमेज किस पर 4 पे, तो 1 की इमेज 4 पे, 2 की इमेज 1 पे और 1 की इमेज 2 पर, तो 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 4 पे और 4 की इमेज 1 पे, तो 3 की इमेज कहाँ पे आ जाएगी 1 पे, 4 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 3 पर, तो ये हो जाएगा। तो यहां से देखो आपको जीएफ देखना है ना, जीएफ देखना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि राइट साइड से स्टार्ट करना है, इससे आपको इसमें देखना होता है, इसमें इससे आपको इसमें देखना होता है, ठीक है। तो दोबारा देख लो एफ जी कैसे निकालोगे, जी से एफ में देखो, तो जी में देखो 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 1 पर, तो 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज जी में देखो 2 की इमेज 3 पर और 3 की इमेज 4 पे, तो 2 की इमेज 4 पे, 3 की इमेज 4 पे और 4 की इमेज 2 पर, 4 की इमेज 1 पर और 1 की इमेज 3 पर, तो 4 की इमेज 3 पे आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम जीएफ निकालेंगे, जीएफ में कैसे निकालेंगे एफ से जी में देखेंगे, तो 1 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 4 पे, 2 की इमेज 1 पर और 1 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 4 पर और 4 की इमेज 1 पे, तो 3 की इमेज 1 पे आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहां से देखने से पता चल रहा है कि एफ जी है वो जीएफ के बराबर नहीं है, एफ जी नॉट इक्वल टू जीएफ, एफ जी है वो जीएफ के बराबर नहीं है, अर्थात क्रमचयों की गुणन संक्रिया क्रम इनमें नहीं होती है, जो क्रमचयों की गुणन संक्रिया है वो क्या होती है क्रम इनमें होती है, क्रम इनमें नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एफ जी है वो जीएफ के बराबर नहीं आया, क्रमचय गुणन संक्रिया वो इसके बराबर नहीं होती है, ठीक है। अब चलते आगे टॉपिक में तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव तत्समक क्रमचय नहीं, तत्समक अवयव नहीं, तत्समक क्रमचय लिखो, यहाँ पे तत्समक अवयव लिख दिया गया। आइडेंटिटी परमुटेशन, अब देखो तत्समक क्रमचय की क्या परिभाषा होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तत्समक क्रमचय की परिभाषा होती है कि खुद पर इमेज हो, खुद पर इमेज हो, जैसे 1 की इमेज 1 पर होनी चाहिए, 2 की इमेज 2 पर होनी चाहिए, 3 की इमेज 3 पर होना चाहिए, उसको हम कहते हैं तत्समक क्रमचय कहते हैं। अब परिभाषा लिख लेते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। यदि समुच्चय एस के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण स्वयं पर हो तो उसे तत्समक क्रमचय कहते हैं। तो उसे तत्समक क्रमचय कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं, इसे किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। आई से व्यक्त करते हैं। यदि समुच्चय एस के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण ना स्वयं पर होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं तत्समक क्रमचय कहते हैं। और इसे किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। मतलब क्या है कि खुद की इमेज खुद पर होना चाहिए, 1 की इमेज 1 पर और 2 की इमेज 2 पर और 3 की इमेज 3 पर, इसको हम कहते हैं तत्समक क्रमचय। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद में आता है प्रतिलोम क्रमचय। इनवर्स परमुटेशन,
तो इनवर्स परमुटेशन की क्या परिभाषा होती है, पहले परिभाषा लिख लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। समझ में आ रहा है ना, छोटी छोटी परिभाषा है और ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें नॉर्मल है। यदि क्रमचय एफ व जी का गुणा, एफ व जी का गुणा तत्सम क्रमचय हो, तत्समक क्रमचय हो, तब एफ व जी एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो प्रतिलोम क्रमचय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एफ ले लिया, एफ मैंने ले लिया 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज, 2 की इमेज कहाँ पे ले ली 1 पर, और 3 की इमेज कहाँ पे ले ली 2 पे ले ली, 3 की इमेज कहाँ पे ले ली 2 पे ले ली, ठीक है। अब देखो इसका प्रतिलोम क्रमचय कैसे निकालना आपको। प्रतिलोम क्रमचय का मतलब होता है कि एफ और जी दोनों यदि इसका प्रतिलोम निकालने हैं तो अपने को क्या करना है, एफ और जी यदि दोनों का गुणा है वो तत्सम क्रमचय होता है, तब एफ और जी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे प्रतिलोम क्रमचय। तो इसका प्रतिलोम क्रमचय क्या होगा बताओ। देखो प्रतिलोम क्रमचय वो आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको समझा देता हूं। प्रतिलोम क्रमचय को आप जी भी नाम दे सकते हो और एफ इनवर्स भी दे सकते हो, एक ही बात है ना। प्रतिलोम क्रमचय, तो प्रतिलोम क्रमचय क्या होगा इसका, देखो उल्टे कर दो इनको, मतलब 3 1 2 को ऊपर लिख दो, 3 1 2 को ऊपर लिख दो और ये 1 2 3 को क्या लिख दो नीचे लिख दो, लिख दिया। अब क्या करना है आपको, इनको सीक्वेंस से सेट कर लो। तो 1 की इमेज कहाँ पे थी 2 पे, और 2 की इमेज 3 पर, और 3 की इमेज 1 पर। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो इनको क्या कर दो पलट दो, 3 1 2 को ऊपर लिख दो और 1 2 3 को नीचे लिख दो। फिर क्या करो क्रम से इनको लिख दो, मैंने 1 की इमेज 2 पहले लिख दिया, फिर 2 की इमेज 3 बाद में लिख दिया, और फिर 3 की इमेज 1 पे लिख दिया। ये होता है अपना क्या प्रतिलोम क्रमचय। अब जैसे एफ और एफ इनवर्स इसको अपन जी से भी व्यक्त कर सकते हो और जी भी बोल सकते हो। तो एफ और एफ इनवर्स को दोनों को यदि आप गुणा करोगे तो आई आना चाहिए, और आई आ जाता है तो आपका ये इनवर्स इनवर्स परमुटेशन हो जाएगा। फिर हम करते हैं सममित ग्रुप की परिभाषा। सममित ग्रुप इंपॉर्टेंट है। अब लिखो इसके आगे सममित ग्रुप, ये परिभाषा पूछते हैं एग्जाम में। सिमेट्रिक परमुटेशन, तो देखो क्या परिभाषा होती है इसकी, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय S के अवयवों पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय, सभी क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। ग्रुप होता है जिसे सममित ग्रुप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं सममित ग्रुप कहते हैं। इसे SN या PN से व्यक्त करते हैं।
इसकी कोटि फैक्टोरियल n होती है। इसकी कोटि कितनी होती है? फैक्टोरियल n होती है। देखो सममित ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक परमुटेशन क्या होता है कि परिमित समुच्चय S के अवयवों पर परिभाषित, S के अवयवों पर परिभाषित जितने भी क्रमचय अपन डिफाइन कर सकते हैं वो सारे क्रमचय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं सममित ग्रुप। इसे Sn या Pn से अपन व्यक्त करते हैं और इसकी कोटि जो होती है वो फैक्टोरियल n के बराबर होती है। तो सममित ग्रुप तो क्या होता है कि परिमित समुच्चय S के अवयवों पर परिभाषित जितने भी आप क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं वो क्रमचय सारे क्या करते हैं, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं और उसे क्या कहते हैं, सममित ग्रुप कहते हैं। इसे Sn या Pn से व्यक्त करते हैं। देखो एग्जांपल के लिए समझो, यहां से यहाँ पे मान लो कोई S समुच्चय ले लिया, इसमें अवयव ले लिया अपन ने 1 2। मैंने आपको बताया था कि कितने क्रमचय हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ही कर सकते हैं ना, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। तो उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, Pn से। तो देखो कितने क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं, या तो 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, या 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 1 पर। ये दोनों क्या होते हैं, देखो यहां समझना, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा 1 और ये मैंने दे दिया अल्फा 2। ये क्या करते हैं, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं। और क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए आप ग्रुप बनाते हो तो आपको पता है क्या करते हैं, संक्रिय सारणी बनाते हैं। तो संक्रिय सारणी बनाते हैं तो देखो अल्फा 1 अल्फा 2, तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 और यहां से अल्फा 2 को अल्फा 1 से करोगे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखो मैं बताऊंगा अभी, अल्फा 2 अल्फा 1, देखो अल्फा 1 को अल्फा 1 से गुणा करोगे। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो अल्फा 1 है वो क्या है, तत्सम क्रमचय, और तत्सम क्रमचय को आपको पता है कि किसी से भी मल्टीप्लाई करो वापस वही आता है। तो अल्फा 1 को अल्फा 1 से गुणा करोगे तो अल्फा 1 आ जाएगा। अल्फा 1 को अल्फा 2 से करोगे, आपको पता है कि अल्फा 1 तो तत्सम क्रमचय है, तो अल्फा 2 से करोगे तो अल्फा 2 वापस आ जाएगा। अब अल्फा 2 को अल्फा 1 से करेंगे, अल्फा 2 को अल्फा 1 से करेंगे, तो अल्फा 2 को यदि अल्फा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा 1 है ना, अल्फा 1 सॉरी अल्फा 2, अल्फा 2 को यदि अल्फा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा 2। अल्फा 2 को यदि अल्फा 1 से करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, अल्फा 2। और अल्फा 2 को अल्फा 2 से करोगे तो अल्फा 1। क्यों, क्योंकि एक अवयव एक ही बार आता है, प्रत्येक पंक्ति में एक अवयव एक ही बार आता है, तो अल्फा 1 आ जाएगा। अब क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता कि नहीं बनाता, तो आप देख सकते हो यहाँ सारे अवयव, समर्थता चेक कर सकते हो। समर्थता में क्या की, यहाँ के सारे अवयव क्या होते हैं, ग्रुप क्या ये अवयव है, तो हो गया समर्थता। साचर्यता क्रमचय गुणन संक्रिया साचर्य होती है। फिर तीसरा तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव देख सकते हो अल्फा, ये सेम कॉलम कहाँ पे है, ये वाला, तो अल्फा 1 इसका तत्समक अवयव हो जाएगा। फिर इसका प्रतिलोम निकाल लो, तो ये आपका क्रम, ये ग्रुप बनाएगा और इस ग्रुप को क्या नाम कहोगे, सममित ग्रुप। तो यही तो डेफिनेशन है कि परिमित समुच्चय S के अवयव पर, परिमित समुच्चय S के अवयव पर परिभाषित जितने भी क्रमचय आप डिफाइन कर सकते हो वो सारे क्रमचय क्या करते हैं, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम क्या होता है, सममित ग्रुप। उसे Sn या Pn से हम व्यक्त करते हैं और इसकी कोटि होती है, जो ऑर्डर होता है वो फैक्टोरियल n के बराबर होता है। तो हमने देखो सबसे पहले क्या लिया, एक समुच्चय ले लिया S, 1 2 दो अवयव ले लिए, तो उसमें जितने भी अपन क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं वो सारे क्रमचय डिफाइन कर दिए। और सारे क्रमचय हमने देखा था कि सारे क्रमचय क्या कर सकते हैं, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप का नाम क्या कह दिया, सममित ग्रुप कहते हैं। अब हम एक थ्योरम करते हैं इससे रिलेटेड, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इसमें कम से कम 2 से 3 थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, और तो थ्योरम है नहीं इसमें। तो या तो एग्जाम्पल आएगा इसमें या क्या आता है, थ्योरम आती है, ठीक है ना। तो अच्छे से कवर कर लेना। तो देखो हम थ्योरम पे चलते हैं। अब थ्योरम लिखते हैं पहले और फिर इसका स्टेटमेंट पढ़ के हम समझ के लिखते हैं पर में। n अवयव के n अवयव के समुच्चय, n अवयव के फैक्टोरियल n क्रमचय,
समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है। ये आपको थ्योरम सिद्ध करनी है। जो मैंने ऊपर बताया है वो ये आपको थ्योरम से सिद्ध करके बताना है। क्या कि एन अवयव के जितने भी क्रमचय डिफाइन होते हैं वो सारे क्रमचय क्या करते हैं, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम क्या होता है, सममित ग्रुप कहते हैं। और वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2003 में 2009 में आई हुई है और लेटेस्ट भी आई होगी क्योंकि देखो मेरे पास पुरानी बुक है, ठीक है ना। तो देखो एन अवयव के फैक्टोरियल एन क्रमचयों का समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप का नाम क्या होता है, सममित ग्रुप होता है। तो अपने को इसको ग्रुप सिद्ध करना है और आपको पता है कि ग्रुप सिद्ध करने के लिए समवर्तता, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। आपको ये चारों प्रॉपर्टी सिद्ध करके दिखानी है। तो देखो कैसे दिखाएंगे। माना Pn एन अवयव के समुच्चय पर एन अवयव के समुच्चय पर परिभाषित माना Pn है वो एन अवयव के समुच्चय पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय माना Pn है वो एन अवयव के समुच्चय पर परिभाषित सभी क्रमचयों का क्या है, समुच्चय। Pn कौन है, Pn वही है कि एन अवयव के समुच्चय पर परिभाषित जो जितने भी क्रमचय डिफाइन कर रखे हैं उनका हमने क्या ले लिया, कलेक्शन ले लिया, सेट ले लिया। तब सिद्ध करना है कि Pn क्रमचय गुणन के संक्रिया के लिए ग्रुप है। क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो आपको पता है ग्रुप सिद्ध करने के लिए पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, समवर्तता। तो समवर्तता लिखते हैं क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अपन के पास जो Pn है वो एन अवयव के समुच्चय पर परिभाषित क्रमचयों का समुच्चय। तो हम क्या करते हैं, दो अवयव लेने होते हैं। माना F और G ले लिया हमने, कहां से, Pn से ले लिया। अब देखो Pn में कौन से अवयव है, Pn में जो हमने समुच्चय लिया था उस समुच्चय में जितने भी क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं वो सारे क्रमचयों का समुच्चय किसमें है, Pn में। तो F और G हमने Pn से लिया है। तो F और G क्या है, मैंने आपको बताया था क्रमचय ग्रुप की परिभाषा क्या बताई थी कि एन अवयव के समुच्चय पर परिभाषित सभी वन वन और ऑन टू फंक्शन है उनको ही हम क्रमचय कहते थे। तो जो हमने F और G लिया है वो Pn से, इसका मतलब और F और G क्या है, एक एक के आच्छादक फलन है। क्यों, क्योंकि Pn में कौन से अवयव है, एक एक के आच्छादक फलन ही तो है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक एक के आच्छादक फलन ही तो होंगे। तो यहां से लिखेंगे इंप्लाइज दैट F और G क्या है, एक एक के आच्छादक फलन है। F और G क्या है, एक एक के आच्छादक फलन है। ठीक है, F और G एक एक के आच्छादक फलन है। तो आपको पता है कि एक एक के आच्छादनों फलनों का संयुक्त भी एक एक के आच्छादक होता है। अपने को ये सिद्ध करना है कि जो F और G अपने लिया है Pn से, F डॉट G है वो भी किस में आना चाहिए, Pn से आना चाहिए। गुणन भी इनका Pn में तो आना चाहिए। तो हमने लिख लिया माना F G है वो Pn से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि F और G क्या है, एक एक के आच्छादक फलन है। और अपन जानते हैं कि F और एक एक के आच्छादक फलनों का संयुक्त भी क्या होता है, एक एक के आच्छादक होता है। एक एक के फलनों का संयुक्त भी क्या होता है, एक एक के आच्छादक होता है। तथा एक एक के आच्छादक फलक एक एक के आच्छादक फलनों का संयुक्त भी एक एक के आच्छादक फलन होता है।
उनका संयुक्त भी क्या होता है, एक एक आच्छादित फलन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ और जी भी क्या होगा, एक एक आच्छादक होगा। एक एक आच्छादक फलन है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ और जी का मतलब क्या हुआ, एफ डॉट जी यही तो हुआ, गुणा ही तो होता है। एफ डॉट जी भी क्या होगा, एक एक आच्छादक फलन है। एक एक आच्छादक फलन है, ठीक है। तो यहां से क्या गया कि एफ और जी भी एक एक आच्छादक फलन है, और अपने को पता है कि जो पी एन लिया है हमने वो भी एक एक आच्छादक फलन है। तो एफ डॉट जी भी किससे बिलोंग करेगा, पी एन से बिलोंग करेगा, और ये अपने को सिद्ध करना था। अतः समुच्चय पी एन में क्रमचय गुणन संक्रिया सामर्थ्य है। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो देखो आपको पता है, देखो समर्थता में ग्रुप सिद्ध करना है, आपको पता है, आपको पता है कि ग्रुप सिद्ध करना है। तो समर्थता में क्या होता है, समर्थता में ये होते हैं कि दो अवयव उस समुच्चय से लेते हैं। तो हमने क्या किया, एफ और जी का ले लिया, उस समुच्चय से ले लिया, और अपने को क्या सिद्ध करके दिखाना था, अपने को ये सिद्ध करना था एफ डॉट जी है वो भी पीएन से बिलोंग करेगा। और पीएन में आपको पता है कि क्या है, पीएन में जितने भी अपन एक एक आच्छादक फलन डिफाइन कर सकते हैं वो सारे एक एक आच्छादक फलन है। तो इसका मतलब जो हमने एफ और जी लिया है वो भी एक एक आच्छादक फलन है, और एक एक आच्छादक फलनों का संयुक्त भी क्या होता है, एक एक आच्छादक होता है। ये प्रॉपर्टीज होती है वन फंक्शन की कि जो एक एक आच्छादक फलन होते हैं उनका एक एक आच्छादक फलन भी क्या होता है, संयुक्त भी एक एक आच्छादक फलन होता है। तो एफ और जी भी क्या है, एक एक आच्छादक फलन। और एक एफ और जी का मतलब क्या होता है, अपन देखते हैं लास्ट में कि एफ और जी गुणा ही तो होते हैं। तो एफ डॉट जी भी क्या है, एक एक आच्छादक फलन, और इसका मतलब एफ डॉट जी भी किससे बिलोंग करेगा, पीएन से करेगा। तो समुच्चय पीएन में क्रमचय गुणन क्या हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबके, आगे देखो। अब देखो आगे करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी साचर्यता करते हैं, साचर्यता। साचर्यता एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी साचर्यता कैसे सिद्ध करते हैं, आपको पता है कि साचर्यता के लिए कितने अवयव लेते हैं, तीन अवयव लेते हैं, एफ और जी एच तीनों अवयव लेंगे। और अपने को दिखाना क्या होता है, आपको पता है कि एफ डॉट जी डॉट एच इक्वल टू एफ डॉट जी डॉट एच दिखाना होता है। तो देखो माना एफ जी एच बिलोंग्स टू पी एन, एफ जी एच हमने किससे ले लिया, पी एन से ले लिया। अब अपने को पता है कि क्या सिद्ध करके दिखाना है, अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है एफ डॉट जी और डॉट एच इक्वल टू, अलग से दिखा के दिखाना है। तो एफ डॉट जी का मतलब क्या होता है, एफ ओ जी, और इसको क्या लिख सकते हैं, एच। अपने को पता है कि संयुक्त फलन जो संक्रिया होती है वो क्या होती है, सदैव साचरी होती है। संयुक्त फलन संक्रिया साचरी होती है। साचरी होने का मतलब क्या होता है, एफ ओ जी ओ एच इक्वल टू किसके होता है, इसके बराबर होता है। ये आपको पता है कि संयुक्त फलन संक्रिया क्या होती है, साचरी होती है। तो एफ ओ जी ओ एच का मान क्या होता है, एफ ओ जी ओ एच के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से देखो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ, और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया। अतः समुच्चय
Pn में क्रमचय गुणन संक्रिया सातसरी है, सातसरीता है, सातसरी है। ठीक है, इसके बाद में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। आपको पता है कि तत्समक अवयव का अस्तित्व में क्या होता है कि अपने को तत्समक अवयव दिखाना है और तत्समक क्रमचय दिखाना है। तत्समक क्रमचय किस में दिखाना होता है? उसी सेट से दिखाना होता है ना। तो देखो तीसरी कंडीशन, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो आपको पता है कि जो Pn है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है ना। तो ये अपन सिद्ध कर रहे हैं। तो इसमें देखो आपको पता है कि क्रमचय Pn जो है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए जितने भी जो एक एक छेदक फलन है उन एक एक छेदक फलनों में ही तो तत्समक क्रमचय होता है। तत्समक क्रमचय क्या होता है कि खुद की इमेज खुद पर। तो चूंकि यहां लिखेंगे देखो, चूंकि Pn n अवयवों के n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय समुच्चय अतः Pn में तत्समक क्रमचय भी होगा। Pn में क्या होगा? तत्समक क्रमचय भी होगा। ठीक है, तो Pn जो है वो अपने पास क्या है? सभी क्रमचयों का समुच्चय है। तो समुच्चय में क्या होगा? तत्समक अवयव भी होगा। देखा था ना हमने कैसे 1 2 का बनाया था। तो 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, ये बनाया था ना एक दो। तो यही तो होता है तत्समक क्रमचय। ठीक है, तो तत्समक क्रमचय भी इसमें क्या होगा? विद्यमान होगा। फिर हमें क्या दिखाना है? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। चौथा पॉइंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व कैसे दिखाएंगे। तो देखो माना एफ इनवर्स दिखाना है ना। तो देखो माना माना F बिलोंग्स टू Pn। माना F बिलोंग्स टू Pn। एक हमने एक F ले लिया जो किससे बिलोंग कर रहा है? Pn से। और F अपने को पता है क्या है? यहाँ पे F क्या है? एक एक क्या छेदक फलन है? F यहाँ पे क्या है? एक एक क्या छेदक फलन आपको पता है Pn में सारे एक एक क्या छेदक फलन है। तो F क्या है? एक एक क्या छेदक फलन है। तो यहां से देखो यदि उसका इनवर्स भी करेंगे वो भी तो एक एक क्या छेदक फलन ही होगा। F इनवर्स भी क्या होगा? एक एक क्या छेदक फलन। F इनवर्स भी क्या होगा? एक एक क्या छेदक फलन। और F इनवर्स को हम करेंगे, F इनवर्स कहां से बिलोंग करेगा? Pn से करेगा। F इनवर्स बिलोंग्स टू Pn। ठीक है, तो अतः F इनवर्स बराबर क्या आ गया? I।
क्योंकि आपको पता है कि यहां से देखो फिर क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो, एफ ओ एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। आपको पता है कि आपकी परिभाषा देखी होगी प्रतिलोम की, तो उसमें क्या देखा था, एफ और एफ इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है ना। अतः ये आपकी थ्योरम सिद्ध होगी। अतः समुच्चय Pn में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। प्रतिलोम विद्यमान है, विद्यमान है। अतः समुच्चय Pn में अतः समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, के लिए ग्रुप होगा क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या होगा, ग्रुप होगा। और उस ग्रुप को क्या नाम क्या देंगे, समित ग्रुप देंगे। जिससे समित ग्रुप कहते हैं। जिसकी कोटि फैक्टोरियल n के बराबर होती है, फैक्टोरियल n के बराबर होती है। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से ग्रुप इसको सिद्ध कर दिया था। तो एक बार वापस समझा देता हूं। किस प्रकार से इसको सिद्ध किया था, तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया था इसमें, यहां समझो। देखो देखो सबसे पहले मैंने इसमें क्या सिद्ध किया था, आपको पता है कि ग्रुप सिद्ध करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, समर्थता। समर्थता में क्या क्या सिद्ध करना होता है, एफ और जी लेते हैं, Pn से ले लिया था, और हमने बताया था कि एफ और जी क्या है, एक चतुर्थक फलन है, और एक चतुर्थक फलनों का संयुक्त भी क्या होता है, एक चतुर्थक फलन होता है। तो यहां से हमने क्या सिद्ध कर दिया, एफ गुणा जी है वो Pn से सिद्ध कर दिया। फिर दूसरा कंडीशन हमने क्या सिद्ध किया था, साचर्यता। साचर्यता में आपको क्या बताना होता है, एफ ओ जी ओ एच बराबर क्या दिखाना होता है, एफ ओ जी ओ एच दिखाना है। फिर तीसरा कंडीशन क्या है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में आपको पता है कि तत्समक क्रमचय विद्यमान होता है, और इस प्रकार फिर चौथा क्या दिखाना होता है, प्रतिलोम। ये इजी सी थ्योरम थी। और ये जो समुच्चय Pn है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के क्या बनाता है, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप का नाम क्या होता है, समित ग्रुप, और उसकी कोटि जो होती है वो फैक्टोरियल n होती है। आगे एक और आएगा एकांतर ग्रुप। एकांतर ग्रुप उसकी कोटि फैक्टोरियल n/2 होती है। समित ग्रुप की कोटि तो फैक्टोरियल n के बराबर होती है, जबकि एकांतर ग्रुप की कोटि जो होती है वो फैक्टोरियल n/2 के बराबर होती है। ठीक है ना। तो अब देखो अपना कितना रह गया,
इस यूनिट में। अब हम कल जो स्टार्ट करेंगे, अगला जो इसका लेक्चर आएगा उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चक्रीय क्रमचय से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, चक्रीय क्रमचय से स्टार्ट करेंगे और चक्रीय क्रमचय को कंप्लीट करेंगे। तो चक्रीय क्रमचय को कंप्लीट करके फिर इसमें हम करेंगे सम तथा विषम क्रमचय और फिर एकांतर ग्रुप करेंगे और फिर एक एग्जाम्पल होंगे। तो कम से कम इसके 2 वीडियो और आ सकते हैं या 3 और आ सकते हैं। तो देखो छोटे छोटे वीडियो आएंगे, ज्यादा बड़े नहीं आएंगे, 50-55 मिनट के आएंगे और आपको समझते हुए आराम से करके इसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।